नया मित्रों नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 हमारी श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 8 को देखेंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक के बारे में सभी जानते होंगे कि अशोक मौर्य वंश से संबंधित है और मौर्य वंश की ये तीसरी पीढ़ी है। इसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, सबसे जो मौर्य वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। उसके बाद बिंदुसार आया, जो चंद्रगुप्त का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। बिंदुसार अजीविक संप्रदाय। उसके बाद जो आते हैं वो अशोक। और अशोक अपनी भारतीय इतिहास में एक अभिन्न छाप छोड़ जाते हैं, चाहे उनका धर्म से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू हो या साम्राज्य के शासन संचालन से संबंधित चीजें हों या फिर उन्होंने जो युद्ध किए, जो सम्राट मगध को एक महान साम्राज्य में तब्दील कर दिया, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो कहानी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी आपको पता है कहानी से आपको स्टार्ट करवाती है। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले। जन्मदिन पर रोशन को क्या किया? दादाजी से कुछ कड़क नोट मिले, यानी दादाजी ने नोटों को गिफ्ट दिया। आप लोगों को शायद कम मिलते होंगे या बड़े बड़े गिफ्ट मिलते होंगे। बच्चों को पैसे दे दिए जाते हैं। उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसने नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, इसको, रोशन को। लेकिन साथ ही बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना भी चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है। आप नोट देखते हो, सब में जो प्रतीक हैं वो गांधी जी का चेहरा बना हुआ और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित है, यानी अशोक की लाट का कुछ अंश है। सोचो आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं और ये कहाँ से आए? एक कहानी अब उसको समझनी है। तो आप देख सकते हैं एक ऐसा, ये अशोक की लाट है, सारनाथ स्तंभ पे उकेरी गई है। आप जब बनारस कभी घूमने जाइए तो सारनाथ या ऋषपतनम जिसको कहते हैं वहां पर जरूर जाइए, तो वहां आपको अशोक की लाट बनेगी। ये हमारा राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है। और इसी चिन्ह के पीछे जो हमारा नया संसद भवन बना है, उसमें काफी विवाद हुआ था। शेर के मुख को लेकर के मुख बड़े बना दिए गए हैं, है ना? तो वो विवाद भी आपने समझा। वर्तमान में जो हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी है, तो इसलिए हम उसी सिलेबस में बंद के रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पीएचडी करनी नहीं है सब्जेक्ट पे। आपको बस एक एग्जाम क्लियर करना है और आपकी मोटी मोटी जानकारी होना आवश्यक है सभी चीज़ों के बारे में। तो जो शेर तीन तरफ आपको दिख रहे हैं, जबकि ये चौथी तरफ भी एक पीछे की साइड शेर है, वो चारों दिशाओं की तरफ देख रहे हैं। एक चक्र बना हुआ है, ठीक है, जो हमारे तिरंगे झंडे में भी है। और जो भी प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं उसमें तिरंगे को रखा जाता है। 24 तीलियां हैं और ये निरंतर प्रगतिशील यानी कर्तव्य पथ पर चलते रहने का संदेश देता है। शेर जो है वो चारों दिशाओं की रक्षा कर रहे हैं और निगरानी रखे हुए हैं। उसके बाद कुछ घोड़े, हाथी वगैरह भी बनाए गए हैं चारों तरफ वो घूमते हुए। और ये कमल का उल्टा फूल है, ठीक है। तो ये प्रतीक चिन्ह है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और ये अशोक ने बनवाया था सारनाथ में। एक बहुत बड़ा राज्य या एक साम्राज्य। हम जिन शेरों का चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और ये एकात्मक अभिलेख हैं। एकात्मक यानी एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। और ये जो चित्रकारी है ये एक ही पत्थर पर की गई है। अब सोचो उस समय इतने बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, वहां कैसे पहुंचाए गए होंगे, है ना? ज्यादातर चुनारगढ़ वगैरह से लाए गए होंगे, तो कैसे आए होंगे? बहुत बड़े शिलालेख हैं। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय पर तुमने अध्याय 7 में पढ़ा था, यानी सारनाथ के बारे में आपने पढ़ा था। इतिहास के महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देशन पर इसके जैसे कई स्तंभों, पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। लघु शिलालेख हैं अशोक के, स्तंभ लेख हैं, लौह स्तंभ लेख हैं, और बृहद शिलालेख हैं। बहुत बड़े बड़े हैं, भी शिलालेख कहते हैं। 4-5 टाइप हैं इनके। सभी पत्थरों पर काट के बनाए गए, कुछ पहाड़ियों पर गुफाओं को काट कर बनाए गए। और ये एकात्मक अभिलेख है। इनका जो वो पत्थर है वो जनरली चुनारगढ़, है ना, इन जैसी जगहों पर सीधे ले जाया गया होगा। और इनके अभिलेख लगभग लगभग मगध की सारी जगहों पर मिलते हैं। कुछ अभिलेख इनके ब्राह्मी, खरोष्ठी, है ना, और पाली वगैरह भाषाओं में लिखे हैं, कुछ प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। तो आप देखते हैं अभिलेखों में क्या लिखा है।
वो ज्यादातर राजा देश कहा जाता है। राजा के आदेश है, प्रजा के लिए संदेश है। ठीक है। यह समझने की कोशिश करें राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 लगभग 300 ईसा पूर्व की थी। उस समय 326 के आसपास सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे, भारतीय उपमहाद्वीप पे, तो उस समय मगध पे नंद वंश का शासन था और घनानंद वहां के शासक थे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, कौटिल्य का नाम सुना होगा, आजकल रील में भी काफी ट्रेंड करता रहता है कि चाणक्य ने ये स्त्रियों के बारे में कहा, जबकि उनका जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक ग्रंथ है। उसमें समाज की या अन्य चीजों की काफी कम चर्चा मिलती है, ज्यादातर उनको राजनीतिक चर्चा मिलती है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसके साम्राज्य को कैसा होना चाहिए, सेना कैसी होनी चाहिए, मित्र कैसे होने चाहिए, उन सारी चीजों के विषय में उसमें डिस्कस किया गया है। तो संभवतः उसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन वो पूर्णतया एक राजनीतिक ग्रंथ है। बुद्धिमान व्यक्ति ने ये तक्षशिला में एक शिक्षक थे। तक्षशिला कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में है। सहायता की और चाणक्य ने के कई विचार हमें अर्थ नामक किताब में मिलते हैं। याद रखना ये राजनीतिक बुक है, राजनीति पर प्रकाश डालती है तत्कालीन, और ये काफी बात तक भी लिखी गई है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। वंश की शब्दावली अगर प्राचीन काल में हम देखें, वैदिक काल में, तो ऋग्वेद जब था तो वहां वंश के आधार पर शासक नहीं बनते थे, लेकिन यहाँ बने। तीन महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, है ना। साम्राज्य के बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में काले बिंदुओं को रखा गया है, अभी हम मानचित्र को भी डिस्कस करेंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। जैसे वर्तमान में दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, है ना, इस तरह के बड़े बड़े नगर हैं। तो उस समय राजधानी के अलावा भी कुछ बड़े नगर थे, जैसे उज्जैन था, तक्षशिला वगैरह थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान वर्तमान और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। इसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। भारत में ज्यादातर जो आक्रमण हुए इसी के रास्ते हुए, क्योंकि यही एक स्थल मार्ग था मध्य एशिया से भारत आने का। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत के राज्य में पड़ता था। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और वो मिडिल में है। तो उत्तर की ओर जाना हो या मध्य की ओर, दक्षिण की ओर जाना हो, तो वो एक रास्ता पड़ता है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते रहे होंगे। यही लोग रहेंगे। वर्तमान नगरों में भी यही लोग रहते हैं, या तो व्यापारी रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसको हम बोलते हैं। गवर्नमेंट अफसर जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, वो क्या करता है, शहर में एक छोटा सा मकान खरीदता है, उसी को बनवाता है, वहीं रहने लगता है। उसको लगता है कि नहीं, बच्चों को शहरी शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। और ज्यादातर गरीब, है ना, किसान, ये लोग शहर कम आ पाते हैं, आते हैं। जो बड़े किसान होते हैं वो आ जाते हैं, ज्यादातर किसान नहीं आ पाते, वो किराए पर कमरा लेकर के तैयारी वगैरह करते हैं। आप लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गाँव से निकल करके शहर आए होंगे, है ना। काफी सारे लोगों को अपने मकान होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या होंगे, ज्यादातर किराए पर रहते होंगे, तो उनको प्रवासी बोलते हैं। अब प्रवास या शिक्षा के लिए हो, है ना, रोजगार के लिए हो, या किसी अन्य कारण से हो, तो प्रवास होता है। कहा करते थे साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा क्या था, जंगलों से भरा हुआ था। तुम्हारा उत्तर पश्चिमी साउथ उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड का एरिया, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये तुम्हारा बिहार, यहाँ पर क्या है, भयंकर जंगल हुआ करते थे। वहां से लोग जंगली फल फूलों का संग्रहण, जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न लोग रहते थे। अब अशोक के शिलालेख जहाँ पर मिले हैं, अभी हम देख सकते हैं। पहले अफगानिस्तान में लंपक, कांधार, ठीक है, और ये भी अफगान मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, तक्षशिला पाकिस्तान में है। ये जो अभिलेख है ना, ये ज्यादातर किस लिपि में, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद ज्यादातर अभिलेख अशोक के जो भारत के संबंध में है वो ज्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जैसे कलसी उत्तराखंड का, टोपरा बहावरपुर दिल्ली, मेरठ, टोपरा और मेडक उत्तर प्रदेश में है। लुम्बिनी लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र और बिहार के रामपुरवा, लोहिया, पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध साम्राज्य की, रामपुरवा नेपाल में पड़ता है, सारनाथ बिहार में पड़ता है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गुज्जर एमपी में पड़ता है, रूपनाथ एमपी में पड़ता है, सांची एमपी। प्रसिद्ध है अशोक का एक जो महात्मा बुद्ध का वो बनाया गया है स्तूप, है ना। पनगुरिक, उज्जैन, गिरनार अभिलेख, गिरनार भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ रुद्रदामन का संस्कृत में
पद्य शैली में लिखा गया एक अभिलेख है। तोपरा, महाराष्ट्र, सन्नति, ये तुम्हारा महाराष्ट्र में समय पड़ेगा। मास्की, ठीक है, येरागुडु, ब्रह्मगिरी, ये आंध्र प्रदेश में पढ़ेंगे, कुछ कर्नाटक में पढ़ेंगे। जौगढ़, ये कलिंग उड़ीसा का उस समय भाग हुआ करता था, जहां पर अशोक 13वें शिलालेख में इसके युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन, जहां पर भीषण रक्तपात होता है और वहीं से अशोक का मन बदल जाता है और माना जाता है अशोक युद्ध नीति को छोड़ करके फिर धम्म नीति का पालन करता है, यानी शांति सहस्तित्व के साथ रहना शुरू करता है। लेकिन समस्या ये है ना कि वो युद्ध को क्यों ताकता है। उसके पहले भी उसने बहुत सारी जगहों पर युद्ध किया और काफी जगहों को जीता। तो ऐसा कलिंग में ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, है ना, इधर यहाँ गुजरात से लेकर के इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक लगभग लगभग अशोक सब कुछ जीत चुका होता है। अब वो इसके बाहर कहाँ जाएगा? लगभग लगभग ज्यादातर भारत उसके कब्जे में होता है, तो वो युद्ध का छोड़ देते, लेकिन अपनी सेना तो भंग नहीं करता। अगर वो शांति में बिलीव करता तो वो सेना भी भंग कर देता। तो कुछ यहाँ से जो समझने वाली चीजें हैं, यही आपको यूपीएससी के मेंस में, पीसीएस के मेंस वगैरह में आपको मिलती हैं। तो ये है ना, विभिन्न प्रकार के लोग भाषाएं बोलते थे, वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते रहे होंगे, यहाँ तक कि अलग अलग के पोशाक भी। अब देखो, भोजन, भाषा और वस्त्र, ये सांस्कृतिक बनावट है। जो बंगाल में रहता होगा, नदियों के किनारे ज्यादा रहता होगा, उसका हो सकता है मछली चावल उसका प्रिय भोज्य पदार्थ हो। मध्य भारत में जो रहता होगा, जहाँ पर गेहूं का उत्पादन, उसकी रोटी बहुत होगी। जो तटीय एरिया में रहता होगा तो उसके लिए झींगा मछली वगैरह काफी, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, ये भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अलग अलग होती हैं। तो इसके लिए हमें ज्यादा विभेद नहीं करना चाहिए किसी को भोजन के आधार पर, भाषा के आधार पर, वस्तु के आधार पर, वस्त्र के आधार पर, बनावट के आधार पर लोगों को जज नहीं करना चाहिए। वर्तमान में तो भारत में यही है कि लोग आपको बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, खासकर भाषा के आधार पर, पहनावा के आधार पर, भोजन के आधार पर। ठीक है, ये असमानता जो हम मानते हैं, ये असमानता ना होकर वैविध्य है, ठीक है, विविधता है। अगर एक समान ही सब लोग हो जाएंगे तो अलगाव कैसे होगा, है ना। लोगों को अलग अलग तरह पर, अगर मान लिया सपोज करो सभी को पुलिस की ही ड्रेस पहना दिया जाए, तो कैसे पता चलेगा कौन सा पुलिस बल है, कौन सा आर्मी है, कौन सा सीआरपीएफ है। तो 100% समानता तो एक मूर्खता है। लेकिन जो वैविध्य है उसे हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जो हमारी विविधता है, जो भारत की विविधता है, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र पहनने वाले लोग हैं, अनेक प्रकार का भोजन करने वाले लोग हैं, अनेक धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर जो हम विभेद देखते हैं, ये हमारी असमानता ना होकर क्या है, ये हमारा वैविध्य है, यही हमें महान बनाता है। अब राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है? अब राज्य को मान लिया, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट है, चंद्रगुप्त के बारे में, चक्रवर्ती सम्राट थे चंद्रगुप्त। चक्रवर्ती का मतलब होता है सम्राट है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसके अंतर्गत कई छोटे छोटे राज्य, है ना, जनपद, और ये सारे छोटे। जैसे वर्तमान में भारत के बारे में देखो तो भारत क्या है, एक बड़ा साम्राज्य है। अगर भारत को माने और मोदी जी को क्या राजा माने, तो भारत एक बड़ा साम्राज्य है। उसी के अंतर्गत तुम्हारे 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं, है ना। तो वो सब क्या है, वो उसी के अंतर अधीन आते हैं। तो साम्राज्य का मतलब होता है एक बहुत बड़ा हिस्सा। राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। मौर्य साम्राज्य में आपने देखा कि जो हमारे जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस उसी के तर्ज पर हैं। यानी जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी उस समय मौर्य साम्राज्य में थी, काफी डेवलप हो चुकी थी, और काफी बड़े बड़े अधिकारी थे जिन्हें महामात्य, सामंत, ठीक है, संदेश वाहक, इस तरह के अधिकारियों के नाम होते थे। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। क्योंकि देखो, हर जगह पर एक समान शासन तो नहीं हो सकता। शहरों में शासन हो सकता है, लेकिन गाँव में तो शासन को थोड़ा सा डिस्क्राइब अलग से करना पड़ेगा। तो उसी तरह अलग अलग ढंग से शासन करने के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, जैसे एनसीआर, दिल्ली, इस पे
केजरीवाल का कहना है कि नहीं, हमें दिल्ली पर पूरा नियंत्रण, केंद्र सरकार कहती है हमारे अंडर में आना चाहिए। तो एक जो कंट्रास्ट है वो चलता रहता है, जबकि होना ये चाहिए कि जो केंद्रीय इलाके हैं वहां पर सम्राट, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद का या केंद्र का सीधा नियंत्रण होना चाहिए। तो उसी तरह उस समय था कि जो पाटलिपुत्र था, उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी, उसके आसपास का जो इलाका था उस पर सम्राट सीधे शासन करता था। इसका मतलब यह हुआ कि उस इलाकों के गांवों, शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा के अधिकारियों को नियुक्त करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे, है ना। और सजा कैसी होती थी? विष के माध्यम से, पानी उठाना पड़ता था, कस्में खाई जाती थी, ये सब सजाओं के आगू से गुजरना पड़ता था, ये सजाओं के रूप थे। अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। जैसे वर्तमान में ईडी है, सीबीआई है, उसी तरह ये इस तरह की संस्थाएं हुआ करती नहीं होंगी, जो क्या करती थी? अधिकारियों पर नजर रखती थी कि अधिकारी कहीं मान लिया करप्ट ना हो जाए, अधिकारी जनता कर ज्यादा कर न वसूलने लगे, राजा के खिलाफ बगावत न करने लगे। तो इसलिए अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या होते थे? वो जासूस टाइप के होते थे। इसमें मित्र भी हो सकते थे, राज परिवार के सदस्य होते थे, है ना। कुछ लोगों की नियुक्त की जाती थी। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राजा परिवार का वरिष्ठ और मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ओके। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। और यहाँ पर ज्यादातर राजकुमार को ही नियुक्त किया जाता था। जो प्रांत के प्रमुख होते थे वो राजकुमार ही होते थे। क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बना दिया जाता था। जैसे उज्जैन का गवर्नर कौन था? जब अशोक के पिताजी शासन कर रहे थे तो उस समय अशोक ही उज्जैन का गवर्नर हुआ था। ओके। लेकिन ऐसा लगता है इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं, नियमों को ही माना जाता था। अब हर जगह एक परंपरा को थोड़ी माना जा सकता है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन, कर, भेंट इत्यादि में रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने, वर्तमान में भी कर्नाटक की कोलार के खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। ओके। तो उस समय भी दक्षिण को सोने के लिए और उत्तर पश्चिम क्या है? कंबल। वर्तमान में भी जो तुम्हारा कंबल का काम होता है, जो रजाई गद्दों का बढ़िया काम होता है, वो पंजाब, हरियाणा, है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल वगैरह में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ की जो भेड़े हैं उनसे रुई इकट्ठा करके इन सबको बनाया जाता था। कीमती पत्थरों के लिए दक्षिण प्रसिद्ध था। संभव संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते होते। नजराना, जैसे आप किसी के वर्तमान में घर जाते हो तो कुछ गिफ्ट लेके जाते हो, फल फ्रूट लेके जाते हो। उस समय जब भी कोई छोटा राजा बड़े राजा से मिलता था तो कुछ नजराने के रूप में ले जाता था। उसमें कीमती पत्थर, सोना, है ना, खाने पीने की चीजें, ये सारी चीजें होती थी। तो उसको एक कर का रूप ही माना जा सकता है। कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः लोगों से लिए जाते थे और जो इसे स्वेच्छा से देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज, मेगास्थनीज आप सभी को पता है, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने कुछ जो कुछ देखा उसका विवरण लिख दिया। यहाँ उसके विवरण का अंश देख रहे हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, जो ठीक से पूरी पूर्ण संपूर्ण रूप से तो नहीं मिली, लेकिन उसके कुछ अंश, कुछ अन्य, जैसे प्लिनी वगैरह ने अपनी पुस्तकों में लिखे हैं, तो उसी अंशों की बात की जा रही है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। कि राजा बड़े सुंदर सुंदर वाहनों के माध्यम से क्या करता था? लोगों के बीच जाता था, लोगों की समस्याएं देखता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। सम्राट को ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर माना जाता था। उसी को दिखाने के लिए ऐसा सब किया जाता रहा होगा। राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। अब देखो उस समय महिलाएं क्या होती थी? महिला अंगरक्षक रखे जाते थे। यहाँ पर एक बात समझने वाली है जो सामाजिक जीवन में आपके काम आएगी।
कि महिलाएं भी वहां राजा की अंगरक्षक के रूप में होती थी। वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खानों को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, ये मेगास्थनीज कहता है। और चाणक्य भी इस बारे में थोड़ा सचेत था। उस समय युद्ध, और माना जाता था कि उस समय कुछ विष कन्याएं होती थी। विष कन्या का मतलब जो लोग ऐसे पदार्थ खाते थे जिनके खून में विष घुल जाता था, वो विष कन्याएं कहलाती थी। और वो राजा को छूने नहीं दिया जाता था कि कोई विष कन्या राजा को छूने पाए। ठीक है, तो विष कन्याएं क्या करती थी, राजा को मारने के लिए उनको भेजा जाता था। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में आप समझ सकते हो। यह एक विशाल खूबसूरत नगर है, विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 प्रवेश द्वार हैं। 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए। राजा का महल भी काठ से बना हुआ, काठ में से लकड़ी से बना हुआ, पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए घने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो इस समय जो संसाधन थे ना, वो ज्यादातर कहाँ, जंगल के लोगों से, किसानों से, शिल्पकारों से या अन्य लोगों से इकट्ठे किए जाते थे। कुछ नजराने के रूप में मिलते थे, कुछ जबरदस्ती इकट्ठा किए जाते थे, कुछ कर के रूप में प्राप्त हो जाते थे। तो राजा क्या करता था, उन्हीं का भोग करता था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीजें ला कर दें। जो जंगल की वस्तुएं थी, उपयोगी वस्तुएं थी, उनको उनका काम था वो महाराज को भेजें। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता है? क्या ऐसे कारण थे अशोक को एक अनोखा सम्राट बना दिया गया? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं, 15-16 अभिलेख हैं, के माध्यम से 15-16 बातें हैं जो राजा बनने के बाद अशोक ने जनता तक पहुंचाई। कि प्रत्येक पहले अभिलेख में, दूसरे, तीसरे में सब अलग अलग। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पहले शिलालेख में प्रजा के लिए बात बताई गई है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत और देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। और भाषा कौन सी है? ब्राह्मी। ठीक है, प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में है। कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का एक अभिलेख कहता है, अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंग की विजय की। 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 2.5 लाख। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। श्रमण मीन सुनने वाले, या भिक्षु बोल सकते हो उनको। जो लोग अपने सगे संबंधियों, मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धर्म का पालन करने और दूसरों को इनकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। बदले में उन्हें सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, यानी धम्म नीति का पालन करना चाहिए। अब देखो, सिंपल सी बात है, अशोक लगभग लगभग सभी चीजों को जीत चुका था। और धम्म संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ प्राकृत रूप में होता है धर्म। और अशोक बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध को मानने वाला था। तीसरी बौद्ध संगीत अशोक के काल में ही हुई। अशोक अब ये बौद्ध धर्म जब मानने लगा तो अशोक का मानना था कि अब अपने जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, मध्य देश हो, चाइना हो, तो वहां पर अपने परिवार के सदस्यों को, धर्म का पालन करने वाले लोगों को क्या करता था, एज ए दूत भेजता था। कि वो लोग, है ना, वो उसके राजदूत होते थे, एम्बेसडर। जैसे वर्तमान में इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग जाते हैं, क्या करते थे, वो धर्म की बातें वहां तक पहुंचाते थे। इसीलिए अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म पहुंचा। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में हिंसा, खून खराबा देखकर युद्ध से विस्मृत हो गए। भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। अब युद्ध करेगा क्यों? कुछ जीतने के लिए तो बचा ही नहीं था। अगर अशोक ऐसा होता कि नहीं, वो युद्ध कभी नहीं करेगा, तो सेना को भंग करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या कहा? सेना को तो भंग नहीं किया। पत्थर की मूर्ति को देख रहे हो, बिहार के रामपुरवा में मिले मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। ये देख सकते हो, सांड का फिगर है। इससे पता चलता है कि ये भी उस समय क्या थे, थोड़ा पूजनीय थे। और इनको एक शुभ माना जाता था, इसीलिए इनके चित्र बनाए जाएंगे।
इसे भी राष्ट्र भवन में रखा गया है, उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। ठीक है, प्राचीन चीजें हैं, उनका संरक्षण करना आवश्यक है। अशोक धम्म क्या था? अशोक के धम्म किसी देवता की पूजा तो किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, जैसे आप सबके माता पिता अच्छी शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, है ना, तो वैसे ही पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। वैसे उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें, कि वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हो सकें या प्रेरित हुए थे। ऐसी समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना की थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। कई बार टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच झगड़े भी होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है। ठीक है, कि जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका निदान कौन करेगा? तो राजा करेगा, तो उसके पदाधिकारी करेंगे। तो राजा ने सोचा कि अगर निर्देशों के माध्यम से जनता को बताया जाए, समझाया जाए, तो वो शायद इनको समझें। तो इसके लिए उन्होंने धम्म महामात्र के नामक पदाधिकारियों की नियुक्त की, जो जगह जगह का जाकर क्या करते थे? धम्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने कई संदेश कई स्थानों, शिलाओं, स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते, यानी जो अनपढ़ लोग थे। वो धम्म महामात्रों का वो निर्देश था कि वो लोगों को पढ़कर सुनाएं और अशोक के विचारों को पूरे साम्राज्य में प्रसारित करें। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में अपने दूत भेजे। दूत में अपने सेवक, जो एम्बेसडर के रूप में वहां गए और अपनी सेवाएं दी। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन मनुष्यों जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। यानी क्या था? पशुओं के लिए काम किया और उन पर हिंसा न करें, ऐसा उन्होंने अपने अभिलेखों में बनाया। सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, है ना, चिकित्सा के लिए भी प्रयास किए। अब अपनी प्रजा के लिए अशोक ने संदेश क्या दिया? अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, बड़ा खर्चा होता है। जब आप अभी शादी विवाहों में देखो, एक दूसरे को दिखाने के लिए इतना सारा पैसा करते। अब तो शादी वगैरह में प्री वेडिंग शूट चलने लगा है, 80-85 हजार का खर्चा। उसके बाद अलग अलग तरह तरह शादी। अब तो डांस करते हुए लड़की महिलाएं आती हैं जाती हैं, है ना। तो कुछ जहां पर जो चीजें अच्छी लगती हैं वो तो ठीक है, और कुछ जगहों पर ये इतना वैसा हो जाता है कि आपको फील होने लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें जो हम देख सुन के करते हैं वो सारी चीजें सही नहीं है। तो अब क्या करोगे भाई? किसी को प्री वेडिंग शूट कराना है ना, तो कराए भाई, जिसके पास पैसा है वो तो कराएगा ही। अब आम आदमी थोड़ी कराएगा, उसकी शादी हो जाए बड़ी बात है ना। अब क्या करते थे? अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए, जब बच्चे बीमार होते थे, बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब वे यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान का मतलब पार्टी। आप लोग भी करते होंगे ना, बड़ी बड़ी पार्टियां करते होंगे। और आपकी पार्टियों में क्या होता है वो तो सभी को पता है। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। उस अशोक का कहना था कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। आप चाहे जितनी पूजा कर लो, हवन करा लो, कुछ भी करा लो, शांति तभी मिलेगी जब आप ठीक से जीवन यापन करोगे, वरना आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? जैसे मैं कल एक रील देख रहा था, रील में कहा गया कि एक नॉर्मल व्यक्ति ने क्या किया, एक मकान खरीदा, और उसकी पत्नी को आम खाने का बड़ा शौक था, तो आम का पेड़ भी लगा हुआ था, तो उसी ने उसको मकान को खरीद लिया, और वो घर के दक्षिण साइड में आम का पेड़ था। तो कई लोगों ने सलाह दी कि भाई साहब, आप अपने जो वास्तुकार हैं, ठीक है, या किसी ऐसे बाबा को बुला लीजिए, या किसी ऐसे पंडित को बुलाइए जो ये बता सके कि घर की वास्तु स्थिति ठीक है कि नहीं। तो उस व्यक्ति ने एक पंडित जी के पास गए और अपनी 4 व्हीलर से गए। तो पंडित जी के साथ जब वो आ रहे थे गाड़ी चलाते हुए, तो उनको कई गाड़ियां ओवरटेक कर रही थी, इसको, उस व्यक्ति को जिसने वो मकान खरीदा था। तो उसने क्या किया कि अपनी गाड़ी साइड में कर ली, और जो उनको ओवरटेक कर रहे थे उनको निकलने का रास्ता दे दिया। तो उन पंडित जी ने या वास्तुकार ने पूछा कि आप धीरे क्यों चल रहे हैं, आप इनको रास्ता क्यों दे रहे हैं? तो उसने कहा कि हो सकता है इन्हें हमसे ज्यादा जल्दी हो, इसीलिए मैं रास्ता दे रहा हूँ कि आगे निकल जाए। फिर वो आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो कुछ एक बच्चा दौड़ता हुआ उनकी कार के आगे से निकला। तो उन्होंने अपनी कार को रोक लिया।
तो उन पंडित जी ने फिर वास्तुकार ने या पंडित जी ने पूछा कि आपने कार क्यों रोक दी, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे हो सकता है दूसरा बच्चा भी आ रहा हो, और अगर मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो हो सकता है वो उससे लड़ जाए। और थोड़ी देर में वास्तुकार ने देखा कि एक बच्चा और दौड़ता हुआ उसी के पीछे निकला। उसके बाद उन्होंने गाड़ी चलाई, और गाड़ी चला करके जब उस पेड़ के नीचे यानी घर के पास गए और उस पेड़ के नीचे गाड़ी को खड़ा किया, तो गाड़ी से कुछ देर बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे इन पेड़ों पे होंगे, है ना, तो उनको हो सकता है असुविधा हो जाए या कुछ हो जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, या हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे आम खाने के लिए आए होंगे और मुझे देखेंगे तो भागेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा लेट उतरता हूँ, आप पहले उतर जाइए। तो पंडित वास्तुकार जब गाड़ी से उतरा, उसके कुछ देर बाद में उतरे और देखा कि बहुत सारे बच्चे पेड़ से आम लेने के चक्कर में वो भाग रहे थे। अब वास्तुकार का काम है, वास्तुकार से पूछा गया कि आप बताइए कि आप, मेरा घर कैसा है, क्या सभी सभी वास्तुस्थिति ठीक है? तो वास्तुकार ने कहा कि जो इंसान इतना अच्छा हो, अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता हो, अच्छा करने के लिए अपनी गाड़ी धीरे कर लेता हो, तो उसके घर की वास्तु स्थिति ठीक हो या नहीं, लेकिन उसका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, क्योंकि वह व्यक्ति क्या है, शांति में जीवन व्यतीत करता है। तो इस तरह की कहानियां हैं। तो अशोक भी क्या करते थे, जो आप अनुष्ठान करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो कहावत है ना कि घर में माता पिता को पानी दिया नहीं और चले भंडारा कराने। हाँ, घर में अपने माता पिता की सेवा करते नहीं, और क्या करते हैं, अस्पताल में दान करने चले गए, एक केला दान में देते हैं किसी पेशेंट को। ये सारी चीजें करने से बढ़िया है कि जो आपके आसपास के रिश्ते हैं उन्हें बेहतर बनाइए, उन्हीं से आपका काम निकलेगा, समाज को बेहतर बनाइए। इसके बदले ये लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों समणों को दान देना। ठीक है, ये काम करो। दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनको साथ क्रूर व्यवहार मत करो, अच्छा खाना दो, अच्छे कपड़े दो, है ना। उनके साथ मालिक और दास संबंध कम करो, है ना। तो वो आपके लिए काम करते हैं तो उनको उसी तरह समझो। बड़ों का आदर करो, अपने माता पिता का, बड़े भाई बहनों का, समाज के अन्य लोग जो है संभ्रांत लोग हैं, अपनी बात कहना है तो उचित तरीके से कहो, है ना, उनका आदर करना है। जीवों पर दया करो, उनकी हत्या, है ना, उनको बेवजह परेशान मत करो। जैसे कभी गली में कुत्ते टहल रहे हैं, उनको पत्थर मार दिया नहीं, अगर आपके पास है 1-2 रुपए का बिस्कुट लेकर के उनको खिला दो तो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। ब्राह्मणों और समणों को दान दो। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। ठीक है। अब वर्तमान में भारत में जो धार्मिक उन्माद फैला हुआ, उसमें क्या होता है कि हम सभी ये मानते हैं कि नहीं, हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सभी धर्मों के जो मूल्य हैं वो सब एक समान है। तो किसी का धर्म बड़ा और किसी का छोटा कैसे हो गया, और किसी का ईश्वर बड़ा किसी का ईश्वर छोटा कैसे हो गया? सब समान है। और जहाँ की समानता की भावना आ जाती है वहां विद्वेष अपने आप कम हो जाता है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। यही आपका आर्टिकल 19 कहता है। ये अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को भी समझना चाहिए। अब जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने धर्मदेश आज भी हमारे एक जैसी भाषा की बात करते हैं, उन्हें यह समझ सकते हैं कि जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने अशोक के अभिलोकों को कूट करते हुए ये बात कही थी। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अब जैसे धर्म की बात है, अनियंत्रित खर्चा करने की बात है, दूसरे धर्म की बुराई करने की बात है, जीव हत्या करने की बात है ना। अपने जो आपके जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी चाहे आप बेइज्जती करते हो या कुछ करते हो, तो ये सारी चीजें गलत हैं। जो मालिक दास का संबंध है यही है, गलत है। भाई वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो वो तुम्हारा दास कैसे हो गया? वो तो तुम्हारी हेल्प कर रहा है ना। तो उस तरह व्यवहार करो, बड़ों का आदर करो, माता पिता की सेवा करो, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। अब ब्राह्मी लिपि क्या है? भारत के ज्यादातर लिपियां सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि उत्पन्न हुई। अक्षर को आप अलग अलग भाषाओं में देख सकते हो। अब आरंभिक ब्राह्मी लिपि ऐसी थी, देवनागरी आज की ऐसी है ना। बांग्ला में ये ऐसे बनाया जाता है, मलयालम में ऐसे बनाया जाता है, तमिल में ऐसे बनाया जाता है। ये आ का उदाहरण है, आ। ठीक है। ब्राह्मी लिपि में वो जो, अब अन्यत्र देख लेते हैं। तो आई होप ये अशोक एक महान साम्राज्य कैसे बना, वो सारी थोड़ी बड़ी चीजें आपको, मोटी मोटी चीजें समझ आई होंगी। तो एनसीईआरटी का यही एक फायदा है कि आपको जो बेसिक है
तो आपको कहानी के रूप में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है और आपको इसको इसी तरह तैयार करना है। इसके बाद हम आने वाली क्लासों में अन्य चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और जो मौर्य साम्राज्य है उसके सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप बेसिक को पहले समझें, पहले आप क्लास 6 की एनसीईआरटी करें, फिर 7 की, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ें। थोड़ा सा पहले लगभग 400 ईसा पूर्व से मौर्य साम्राज्य कब बना? 300 ईसा पूर्व। चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा से पल्स पालकों लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, ये देख सकते हैं आप। अब तो काफी सारी, यहाँ बहुत सारे लोग भी मारे गए, है ना। पत्थर ईंटों से बने ऊपरी सतह पर चौड़ी सड़कें हैं। दीवारों को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। 100 से 200 मीटर दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, ये सब देख सकते हो। और वो चांदनी चौक, चाइना, तो मूवी है, अक्षय कुमार को ने उसमें फिल्माया है। वो मूवी में आप चीन की दीवार के बारे में देख सकते हैं। यूट्यूब पे और भी कई सारी वीडियो देख सकते हैं। तो अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कितना भिन्न था, तो वो देखना है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब कल्पना करो तुम कलिंग में रहते हो, तुम्हारे माँ बाप युद्ध में काफी दुख उठाने पड़ते हैं। अब जैसे वर्तमान में जो रशिया और यूक्रेन वार चल रहा है, भारत के कई लोग वहां फंसे हुए थे, तो उनको निकाला गया, उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। काफी दुख होना। अभी अभी अशोक के धम्म के विचारों को लेकर आए हैं। अब उनसे माता पिता और संदेश वाहकों के बीच की बातचीत का वर्णन करना है। अब साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेश वाहक, काम, धम्म, धम्म से रिलेटेड कई सवाल पूछे जाते हैं। और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे ना, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न थे उनके, ये आपको याद रखना है। सूची बनाना है। जहाँ सम्राट सीधा शासन था, वहां के अधिकारी वसूलते थे कर। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में, ठीक है, गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। जैसे अशोक क्या था, उज्जैन का गवर्नर था। मौर्य शासन के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण, और मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण सराय, सड़कें, और उन पर कौन, जो वहां के अधिकारी थे, उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। लोगों को, मौर्य अधिकारियों को दिया। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे? कर दिया करते थे, धन के रूप में, नगद भी देते थे। अब सही गलत के बारे में बताना है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ से आवागमन का मार्ग था, गलत है। उज्जैन नहीं था, तक्षशिला था। उज्जैन तो मध्य भारत में था। आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। ईरान तक था मौर्य साम्राज्य। विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए नहीं, चाणक्य के लिखे गए हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है, नो उड़ीसा का है। अशोक के ज्यादा उत्तर अभिलेख ब्राह्मी, ब्राह्मी ने देवनागरी प्राकृत भाषा में लिखे गए लिपि, ब्राह्मी तो भाषा है। सूची बनाओ जिसके समाधान अशोक ने धर्म के द्वारा करना चाहा। जनता को संदेश देना, ठीक है, त्योहार वगैरह पर युद्ध नहीं करना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, सभी धर्मों की रक्षा करना, ये सब वो करना चाहता था। साम्राज्य को बेहतर बनाना चाहता था। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का उपदेश किया? यात्राएं करवाई, अभिलेख खुदवाए, दूसरे देशों में राजदूत भेजे, ये सारे काम कराए। माने अनुसार दासरों नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? जैसे वर्तमान में किया जाता है यार। जब लोग आपके यहाँ काम करने आते हैं तो आप कैसे बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ठीक है। आओ करके देखिए, ये सारी चीजें आपको करनी है। और कैसा लगा आपको चैप्टर, ये आपको बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें। जो भी सारी चीजें हैं वो हम बता सकते हैं। अब जैसे ये रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, जिसको सिल्क रूट कहते थे, ये है सिल्क रूट। कैस्पियन सागर, जो आज के रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRO, बेल्ट एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन या इनिशिएटिव, या BRI पहल जिसको बोलते हैं, चाइना की पहल है। वो सिल्क रूट के आधार पर ही बना रहा है। सिकंदरिया हो, होरमुज बंदरगाह, ठीक है, जहाँ से सोच नहर निकली है। गाजा, दमिश्क, सीरिया,
काला सागर कौन कौन से देशों से, डेन्यूब नदी कहाँ पर है, सिकंदरिया मध्य सागर में सिकंदरिया एक शहर था, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, यूफ्रेटिस नदी, सेल्यूसिया, बेबीलोन, सूसा, फारस, ये सारी चीजें आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा। अब जो रेड पेन से बना है वो क्या है, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था, और जो हरे पेन से बना है वो कुषाणों के नियंत्रण में था, जैसे कि रेशम मार्ग के ऊपर आप देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। ये आप सब समझ सकते हो। ओके, तो इतना आपको करना है। मंगोलिया के बारे में देख सकते हो, सिनक्यांग, तिब्बत, चीन, ये मंगोलिया था, बक्सीन, भूगंतिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। आगे की बात अगर करते हैं, लगभग 2200 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर अन्य जगहों पर कई नगरों का राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर उत्तर पश्चिम भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यमन राजाओं ने शासन किया। इसके बाद पश्चिमोत्तर और उत्तर और पश्चिम भारत पर शक मध्य एशियाई लोगों ने शासक हुआ। इसके बाद लगभग 500 वर्ष टिके रहे, यहाँ तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय मिल गई। ठीक है, उसके बाद कुषाण आए। ठीक है, तो सबसे पहले हिंद यमन आए। हिंद यमनों का ये देखो सिक्का, पहले यहाँ सिक्के चलते थे, ये कुषाण सिक्का है, राजाओं के नाम अंकित हैं, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, साइड में कुछ लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। तुम कुषाणों के बारे में अधिक जानोगे कहाँ, अध्याय 10 में आप जानोगे, बहुत डिटेल में बताया गया है। कुछ इलाकों में उसके मौर्य सेनाएं ने एक शुंग वंश की स्थापना की। शुंग के बाद कौन आया, मौर्य के बाद शुंग वंश आया, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी थी। मौर्य जो अंतिम मौर्य शासक था, उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद कर्ण वंश आया, शासन तब तक चला लगभग 1700 ईसा पूर्व वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 400 ईस्वी में हुई। यहाँ पश्चिम भारत, मध्य भारत सातवाहनों ने शासन किया। आंध्र सातवाहन वंश, कई युद्ध हुए। 21 साल पहले सातवाहन राज 700 तक शासन टिका रहा। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इनको हम और डिटेल में करेंगे। उसके बाद खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में बात करेंगे। ये सातवाहनों का सिक्का है, ये शक शासकों का। शक सम्मत रुद्रदामन ने चलाई, तो आज भी फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम आगे डिटेल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।